और आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चुका है महा एग्जिट पोल का। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, 2 राज्यों में होने वाले देश के 2 अहम राज्यों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनको लेकर महा एग्जिट पोल के साथ आपके बीच आ चुका है। नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, तस्वीरें तब जाकर साफ होंगी, लेकिन अनुमान एग्जिट पोल के जरिए जो निकलकर सामने आएगा थोड़ी देर में देश के 2 प्रमुख राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बताएंगे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और वोटिंग जम्मू कश्मीर में तो 3 चरणों में पहले ही 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के साथ पूरी हो गई थी, लेकिन हरियाणा की 1 चरण की 90 सीटों की वोटिंग आज 6 बजे संपन्न हो चुकी है और दोनों राज्यों में जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की दोनों ही राज्यों की 90 सीटों पर 8 अक्टूबर को फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले दोनों राज्यों के जनादेश का एग्जिट पोल अनुमान क्या है, यानी फाइनल नतीजों से पहले जीत हार का फाइनल संकेत क्या है। हम आपको थोड़ी देर में धीरे धीरे तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से ये एग्जिट पोल बता रहे हैं कौन सा गठबंधन, कौन सा राजनीतिक दल आगे दौड़ में नजर आ रहा है। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंकड़े तो आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके सामने आ रही है। हरियाणा में हुए आज के मतदान को लेकर शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है, 61% वोटिंग हुई है कुल मिलाकर हरियाणा में। एक एक करके हम जिलेवार भी यहां पर तस्वीर दिखा रहे हैं। सोनीपत की बात हो रही है 56.69, पानीपत में 60.52%, यमुनानगर में 5 बजे तक 67.93% मतदान, सोनीपत में 56.69%। कुल मिलाकर हरियाणा में 90 सीटों के लिए 61% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है, यानी मतदाता बस डिवीजन लेकर आए हैं हरियाणा में। कुल मिलाकर अगर आखिरी 1 घंटे, चूंकि शुरुआती घंटों की अगर बात करें और मतदान के दिन के आखिरी घंटों की बात करें तो मतदान प्रतिशत काफी आगे बढ़ता है और 61% अगर 5 बजे तक का आंकड़ा है तो 6 बजे तक का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और फिर जब फाइनल आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो वो भी आगे बढ़कर निकल के सामने आ सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जी हां, इनकी लिए बड़ी चुनौती है। नायब सिंह सैनी, चूंकि 6 महीने पहले ही इनको ये बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है। फिलहाल ये अगर बात 90 सीटों की करें तो 90 सीटों में मुकाबला दिलचस्प। पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर पहले लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पार्टी ने नेतृत्व में परिवर्तन किया, मुख्यमंत्री की बागडोर नायब सिंह सैनी के हाथों में दी। और फिर दूसरी तरफ एग्जिट पोल की भी बात करेंगे। ये देखिए विनेश फोगाट, वो वीआईपी चेहरा इस बार के हरियाणा चुनाव में, जो जुलाना सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यूं कहें कि उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल आएगा आपके सामने, तस्वीर आएगी, एक अनुमान सामने आएगा। इन दोनों ही राज्यों की 90 सीटों का सटीक विश्लेषण होगा, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनावों का, इन विधानसभा चुनावों का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये 2 राज्य जहां पहली बार इन लोकसभा चुनाव के बाद ये मतदान हुआ है, इलेक्शन हुआ है, लेकिन सटीक विश्लेषण जम्मू कश्मीर के चुनावों का होगा। हरियाणा के चुनावों की भी तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। दोनों राज्यों में किसकी सरकार इन अनुमानों के जरिए बनती दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी क्या वापसी करेगी या कांग्रेस आगे बढ़कर आएगी या फिर बाकी घटक दल, क्योंकि 2 घटक भी बहुत महत्वपूर्ण है इस बार हरियाणा की राजनीति में। जी हां, चाहे बात जननायक जनता पार्टी जेजेपी की हो, जो कि इस बार एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, जिसमें चंद्रशेखर रावण हैं, सर्वाध्यक्ष है पार्टी के, उन दोनों के बीच गठबंधन हुआ। दूसरी तरफ गठबंधन आईएनएलडी और बीएसपी के बीच हुआ। क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ? कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ इस बार वोटरों की तरफ से विश्वास जताया जाएगा हरियाणा में? क्योंकि दिल्ली से सटी सीमा हरियाणा के कुछ जिलों की पड़ती है, उस लिहाज से। और दूसरी बात यह भी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक यहां पर
जेल से बाहर आए जमानत पर, और अब उनकी क्या प्रभाव पड़ता है यह भी देखने वाली बात होगी। बड़ा पैनल होगा हमारे साथ, चर्चा करेंगे उनके साथ अब तक हुए मतदान को लेकर, क्या उनका अनुमान है, क्या उनका दावा है, और साथ ही साथ जब ये एग्जिट पोल की तस्वीर आएगी, वो एग्जिट पोल जब सामने आएंगे उस वक्त की क्या स्थिति होती है और उस पर क्या रिएक्शन होंगे। मेहमानों का आइए स्वागत करते हैं। प्रताप राव साहब बीजेपी से हैं, हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे प्रताप जी। और इस तरफ यहां हमारे स्टूडियो में मौजूद राकेश गोयल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत राकेश गोयल जी आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे जयपुर स्टूडियो में मौजूद। डॉक्टर मिथिलेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जरा पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकारों का एक नजरिया जानने समझने की कोशिश करते हैं। राकेश गोयल जी, शुरुआत आपसे बताइए साहब, हरियाणा के चुनावों को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आई, कहा कि इस बार तो जनता सत्ता की चाबी, या कहें कि सत्ता हमारे हाथ में ही सौंपने जा रही है। 61% मतदान 5 बजे तक हो चुका है, एग्जिट पोल धीरे धीरे 6:30 बजे तक आएंगे सामने, वो भी बताएंगे। लेकिन हरियाणा के चुनाव की पहले बात करते हैं, कैसा रहा है चुनाव? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले मैं हरियाणा के जितने भी मतदाता उनको बधाई देता हूं इस चीज की, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग परसेंटेज पे हिस्सा लिया, और मुझे लगता है शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा और 70% तक हम इसको टच होते हुए देखेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है, अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि भाजपा को बड़ा वीक दिखाया था हरियाणा के अंदर, वो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव मतदान नजदीक आए वो सारा जो है धूमिल हो गया और भाजपा ने बहुत अच्छा कमबैक किया। और मैं आपको एक इतिहास में बताता हूँ, हरियाणा का इतिहास क्या है। जब केंद्र में जिसकी भी सत्ता रहती है, जिसकी भी सरकार रहती है, जैसे हमने 2004 से 14 देखा हमने, तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही 10 साल। उसके बाद जैसे ही केंद्र की सत्ता चेंज हुई तो हरियाणा का भी जो मतदाताओं का रुझान है वो चेंज हो गया, और अब लगातार केंद्र में तीसरी बार, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार भाजपा दोबारा तीसरी बार, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी सभा में इस चीज का जिक्र किया कि हरियाणा के मतदाता जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी को ही हरियाणा में जिताती है। लेकिन हाँ, अभी तक ये रविंद्र जी देखने में है, क्योंकि जो विकास के मुद्दे जितने भी हैं, जो जिस तरीके की भी जो बातें की गई हैं, जिस तरीके की भी मुद्दे थे, चाहे वो जवान का मुद्दा रहा, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा रहा, ये सब ज्यादातर केंद्र के पाले के मुद्दे हैं, और इस पे केंद्र पे जो सरकार रहेगी वही इस पे ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो मुझे लगता है शायद, या बेरोजगारी की बात जी, तो उस तरीके के जो मुद्दे हैं उसको लेकर लोगों का वापस रुझान भाजपा की तरफ गया है। जयमिनी, जवान, किसान, पहलवान, ये 3 मुद्दे, यहां ये कहना राकेश गोयल जी का कि ये केंद्र से संबंधित मुद्दे। लेकिन ये बताएं कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदलना, भाई कुछ लगा होगा तभी तो बदला, वो क्या प्लस पॉइंट साबित हुआ बीजेपी के लिए? बढ़त मिली बीजेपी को, नुकसान की कुछ भरपाई हो पाई, या फिर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बीजेपी नहीं सेट कर पाई कि पिछले 10 सालों के शासन में उसने बेहतर काम किया, जनता एक बार और मौका दे? देखिए, हरियाणा का जो सियासी मिजाज है वो बिल्कुल अलग अंदाज है उसका, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है, लेकिन कहीं न कहीं किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा हावी रहा। अग्निवीर का भी रहा, जिसका समाधान ढूंढने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। लेकिन हरियाणा का चुनाव राजस्थान की राजनीति का भी नया पटकथा लिखेगा, क्योंकि राजस्थान के कई नेता, वसुंधरा राजे स्टार प्रचारक की गई नहीं, लेकिन भजनलाल जी गए, और इधर कांग्रेस में बड़ा खेला होने वाला है इस चुनाव के परिणाम के बाद, क्योंकि अशोक गहलोत इनके लक्की चार्मिंग है। जब कैप्टन अमरिंदर पंजाब में सरकार लेकर आए थे तब वो वहां के प्रभारी थे, तो क्या आम आंकड़े कह रहे हैं कि कांग्रेस 50 के पार जाएगी या नहीं जाएगी। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राजस्थान से पहली बार कोई अकेली पार्टी का मुखिया और अकेला सांसद हनुमान बेनीवाल वहां एक नए प्रयोग करने गया, और जेजेपी और आईएनएलडी के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो देवीलाल जी के परिवार में फूट चल रही है, उन्होंने जहां दिग्विजय चौटाला की भी सभा को संबोधित किया तो अभय चौटाला की मीटिंग को भी संबोधित किया। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, और सतीश पूनिया एक और फैक्टर है बीजेपी का, कि वो सतीश पूनिया जिसने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्थान में और खुद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हरियाणा में खूब पसीना बहाया, क्या चुनाव के बाद में
राजस्थान में अगर वो जीतती है बीजेपी तो उनका क्या सुनहरा भविष्य होगा, या उन्हें क्या कोई राजनीतिक नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो कुल मिलाकर जो हरियाणा की अभी तक की आबो हवा है, क्योंकि हरियाणा का आदमी बहुत मुखर होता है और राज्यों की तुलना में, तो कुल मिलाकर यह अपना हरियाणा जो खेल खिलाड़ियों के है, और क्या विनेश फोगाट का खेल चलेगा या नहीं चलेगा, ये एक देखने वाली कहानी होगी। कुल मिलाकर जो हरियाणा की पटकथा है, हरियाणा का जो फैसला है, वो राजस्थान का भविष्य और आने वाले 9 राज्यों में हरियाणा की हवा चलेगी। और पर्टिकुलर जो हिंदी पट्टी है, उस हिंदी पट्टी में हरियाणा का जो फैसला है वो बीजेपी की आगे की पटकथा लिखेगा। इसलिए बीजेपी के लिहाज से हरियाणा का चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। नायाब होंगे कामयाब या हुड्डा करेंगे राज, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने शैलजा कुमारी शैलजा का मुद्दा बनाया और एससी के लिए जो थर्ड फ्रंट बना एएसपी का बीएसपी का, और जो सबसे लास्ट में एक गुगली फेंकी अशोक तंवर ने, वो भाजपा का विकेट ले जाती है या नहीं, ये भी देखने योग्य होगा। कि जो अशोक तंवर एक मीटिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अशोक गहलोत का जादू चला, सियासी जादूगर का, और उन्होंने अपने नाम राशि को ले जाकर पट्टा पहनवा दिया कांग्रेस का, तो क्या वो आखिरी मोमेंट पर, हालांकि वो 4 पार्टियां बदल चुके हैं, क्या भाजपा के लिए जो दलित वोट बैंक जो आने वाला था, ओबीसी का वोट बैंक साधने के लिए नायब सैनी है, पंजाबी कम्युनिटी का वोट बैंक साधने के लिए मनोहर लाल खट्टर है, लेकिन वहां जो मीटिंगें हुई उसमें बीजेपी के प्रति इतना जोश दिखाई नहीं दिया। और वहां के तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो यही कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा की आबो हवा में बदलाव की फिजा है। अब वो फिजा कितनी कामयाब रहती है या कितनी रुकती है, ये तो नतीजों के बाद तय होगा, लेकिन ये तय है कि हरियाणा किसान आंदोलन से प्रभावित था, हरियाणा खिलाड़ियों के अपमान से प्रभावित था, हरियाणा अग्निवीर में 4 साल की नौकरी और उसके बाद स्थायी नौकरी नहीं होने से परेशान था, और सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल इशू था। और नहू में जिस तरीके से मेव और मेवात का जो ड्रामा हुआ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम कितना पोलराइज हुआ, क्या संघ की प्रयोगशाला या बीजेपी की प्रयोगशाला में एक जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदुत्व के कार्ड पर हम जीत की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी रहते हैं, उनका भी परीक्षण है, क्या हिंदुत्व का कार्ड चला या नहीं चला। प्रताप राव साहब, सत्ता परिवर्तन की हवा का क्या तोड़ बीजेपी निकाल पाई? और सवाल सर ये भी उठ जाता है साथ ही साथ जवान, किसान और पहलवान का ये मसला। दूसरी तरफ 35% जाट मतदाता जो कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज रहा, उनकी नाराजगी क्या दूर कर पाए, या दूसरी स्ट्रेटेजी कामयाब हो पाई कि एक तरफ जाट और बाकी सब हमारी तरफ? रविंद्र, जब हरियाणा के चुनाव शुरू हुए थे तब लोकसभा चुनाव के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ सारी की सारी रणनीति और यहाँ माहौल था, और उसमें बार बार ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि नहीं, हरियाणा की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और शुरुआत ये हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारने वाली है, इसको 5 सीटें नहीं आने वाली है, धीरे धीरे। और आज आप ही नहीं, सभी कह रहे हैं, कांग्रेस भी मानने लगी है कि बराबर की टक्कर है। यानी कि एक है कि जब चुनाव शुरू हुए थे उससे लेकर आज तक जो सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जिन जवान, किसान और पहलवान के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो भी समझ गए कि कांग्रेस के पास उसको देने को कुछ नहीं है। झूठ की चाशनी में गारंटी की जलेबी डुबो के खिलाने से जो एक गलत फहमी उन्होंने पैदा की थी, वो हरियाणा की जनता समझ चुकी है। और ये जलेबी जो है कांग्रेस की, वो हरियाणा में नहीं चली, लोगों ने उसे नकार दिया, और उसी का परिणाम है। देखिए, शुरुआत में कहते थे कि बीजेपी डिवाइडेड है, लेकिन पता ये लगा कि कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है। अब उनको मजबूरी में अशोक तंवर को लाना पड़ा। अशोक तंवर की बात यह है कि अशोक तंवर 1 घंटे में इधर से उधर जाते हैं, जबकि चुनाव प्रचार के समाप्ति के कुछ 2 घंटे बचते हैं। और अशोक तंवर में अगर मान लो इतना ही वो था तो वो दूसरी पार्टियों में भी असर दिखाते, लेकिन उनको बहुत ज़रूरी था। और वो अशोक तंवर को पार्टी में लाने की उनकी मजबूरी इसलिए थी कि जिस तरह से शैलजा कुमारी ने एक प्रकार से आफत खड़ी कर दी थी कांग्रेस की, तो उनको एक दलित चेहरे की ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी, ये बताने की ज़रूरत पड़ गई थी, नहीं दलित हमारे साथ हैं। तो ये शैलजा के ही कारण हुआ। दूसरा, बीजेपी ने अपने मुद्दों को साफ तौर पे रखा।
खर्ची और पर्ची के बिना की जो सरकार है, जिस तरह से वहां उन्होंने 10 साल शासन किया, हरियाणा के स्वरूप को बदला। आज जो वहां इसका क्या जवाब दिया जनता के बीच में कि आपने 9.5 साल जिनको मुख्यमंत्री रखा उनको हटाकर दूसरे को क्यों लगाया, क्यों रखा? ये मत कहिएगा कि आप अब उनको केंद्र में लेकर आ गए। हाँ, तो और क्या कहेंगे रविंद्र जी, पार्टी का नेता है, पार्टी की 2014 से है ना केंद्र में, जैसे आप एंकर हैं, आपको क्यों नहीं लेकर आए? आप एंकर हैं, आपको प्रमोशन के साथ एडिटर बनाएंगे ना एक दिन। तो ये है पार्टी क्या करती है कि पार्टी में जब वरिष्ठ नेताओं की जहां जहां जरूरत होती है, अच्छा, मतलब जो केंद्र में आता है वो एडिटर के समान होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वो फिर जूनियर होता है। हाँ, तो नहीं, वो तो आप भी जानते ही हैं, ये तो आप जानते हैं कि जब प्रमोशन होता है। और दूसरी बात यह है कि जहां जिसकी जरूरत होती है, जिसकी जहां जरूरत होती है, अगर उनकी जरूरत पार्टी में होती तो पार्टी में भेजते, उनकी केंद्र में जरूरत महसूस की गई तो केंद्र में भेजा। इसमें कहीं भी इस बात की नहीं है कि कोई मनोहर लाल जी को लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन वही 9.5 साल मनोहर लाल जी ने हरियाणा में बहुत जबरदस्त शासन किया। ये मनोहर लाल जी को फिर जब गांव में प्रचार करने के जाया करते थे, नियुक्तियों में पर्ची और खर्ची नहीं चली। लोकसभा चुनाव में जब जाते थे, विधानसभा चुनाव में जब जाते थे, तो फिर उनको गांव में अंदर शामिल नहीं करने दिया जाता था। एक सभा भी हमने देखी हिसार में जब हो रही थी, एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी हमने वहां पर देखा। तो मतलब ये ऐसी क्या नाराजगी क्यों, या फिर आप इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं? ये देखिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेस समर्थक कुछ लोगों ने उस चीज को जानबूझ के हवा बनाने की कोशिश की और उस चीज को फैलाया गया। लेकिन मनोहर लाल जी ने जबरदस्त चुनाव सभाएं की हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ घटनाओं के आधार पर, वो भी कांग्रेसियों द्वारा की गई, उसके आधार पर थोड़ा ना कह सकते। मनोहर लाल जी आज भी हरियाणा में लोकप्रिय। देखिए, इतने साल आजादी के बाद हरियाणा की जनता मानती है कि उन जैसा जातिवाद से अलग हटकर और भ्रष्टाचार से बिल्कुल विमुक्त एक ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिला जिसने हरियाणा के विकास के लिए अपना सब कुछ होगा। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके ऊपर भाई भतीजेवाद का आरोप नहीं है। ठीक है, उनके लंबे शासन के कारण कुछ एंटी इनकम्बेंसी करनाल में जहां से सांसद हैं वहीं से ही चुनाव नायब सैनी जी लड़ रहे हैं। नायब सैनी जी ने अंतिम समय में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, पोस्टरों में मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर को हटा दिया था। और मैं ये तो जिक्र करूंगा ही नहीं कि बाकी जगहों पर, कई जगहों तो ये खुलकर कहा गया कि भाई मनोहर लाल खट्टर को मत भेजिएगा प्रचार के लिए। मिथिलेश जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही कह रहे हो सर। देखिए, ऐसी चीजें हैं ना रविंद्र जी, ये आप लोगं की सोच में होती है, लेकिन हमें तो जो दिखता है वो बताते हैं, स्ट्रेटेजी के हिसाब से करती है। ऐसा नहीं है, ये होगा आपकी उसमें होगा, लेकिन हमारे लिए निश्चित तौर पे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अच्छा सर, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, तीनों ही मेहमानों से गुजारिश है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे ना तो आपका एग्जिट पोल जानेंगे, और एग्जिट पोल जो हमारे नजरिए से न्यूज 18 राजस्थान के जरिए हम दिखाएंगे, उसके बाद भी एनालिसिस करेंगे और फिर उसकी भी बाद भी उस एग्जिट पोल के बाद भी आपसे आंकड़ा लेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो आप तीनों का क्या मानना है, दोनों ही राज्यों में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में क्या कुछ सीटें आ सकती हैं 8 अक्टूबर को होने वाली काउंटिंग में। जम्मू कश्मीर का विशेष तौर पर अलग से चर्चा करेंगे, तुरंत लौट कर आते हैं।